नमस्कार, ग्रैंड न्यूज की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं रंजना। खबरों की शुरुआत से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल खुज्जी विधानसभा क्षेत्र दौरे के दूसरे दिन पत्रकारों से हुए रूबरू। वक्फ बोर्ड द्वारा जमीनों पर अपना आधिपत्य का किया दावा, जिसे लेकर सांसद विजय बघेल ने प्रभावितों से की मुलाकात और अपने समर्थन देने की कही बात। कलेक्टर पुष्पेंद्र मीणा ने जिला चिकित्सालय का किया औचक निरीक्षण, मरीजों और परिजनों की सुविधाओं की ली जानकारियां। ग्रैंड न्यूज में अब खबरें विस्तार से। खुज्जी विधानसभा क्षेत्र में भेंट मुलाकात के बाद दूसरे दिन गुरुवार की सुबह मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने यहां के अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली और कई दिशा निर्देश दिए। बैठक के बाद मुख्यमंत्री पत्रकारों से रूबरू होकर पत्रकार वार्ता के आयोजन में पत्रकारों के कई सवालों का जवाब दिया। मानपुर मोहल्ला अंबागढ़ चौकी में रात्रि विश्राम के बाद आज सुबह मुख्यमंत्री ने सर्किट हाउस में अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली। इस दौरान मुख्यमंत्री ने शासन द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की विभागवार समीक्षा की। इसके साथ ही हाथियों के क्षेत्र में विचरण की जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने हाथियों के मूवमेंट पर बारीकी से नजर रखने के निर्देश वन अमले को दिए। बैठक में सड़कों को लेकर अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि परफॉर्मेंस गारंटी वाली सड़क पर तत्काल पैच वर्क होना चाहिए। मरम्मत में देर लगे तो ठेकेदार को तुरंत ब्लैकलिस्ट करे। समीक्षा बैठक में तेंदुपत्ता श्रमिकों को भुगतान का मामला भी सामने रखा गया, जिसमें मुख्यमंत्री के समक्ष सीसीएफ ने अपनी बात रखते हुए बताया कि पेमेंट आ चुका था, लेकिन हितग्राही की पत्नी को मालूम नहीं था। भानुप्रतापपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि जनता हमारे साथ है और हम बड़े अंतर से चुनाव जीतेंगे। पहली भेंट मुलाकात में हमने अधिकारियों को सचेत किया था कि जितने भी हमारी योजनाएं हैं उसके हितग्राहियों को उसका बराबर लाभ मिले और नहीं यदि किसी प्रकार से कोताही बरती जाए तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। तो भेंट मुलाकात के दौरान तेंदुपत्ता संग्राहकों के द्वारा शिकायतें की गई। एक महिला ने शिकायत की, फिर मैंने कई और लोगों से पूछा, जानकारी मिली कि उसे किस प्रकार से उसके खाते में पैसे नहीं आए, तो मैंने जांच के निर्देश दे दिए। आगे के विषय में सभी जितने भी तेंदुपत्ता संग्राहक हैं उससे व्यक्तिगत रूप से पूछताछ करके उनके खाते में पैसा पहुंचा है नहीं पहुंचा है, एक एक की रिपोर्ट लेने के लिए मैंने कहा, और यदि गलत पाया जाता है तो संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की। अमरचंद सुराना एवं अन्य पदाधिकारीगण विश्व हिंदू परिषद दुर्ग के द्वारा राज्य वक्फ बोर्ड के द्वारा निजी जमीन पर आधिपत्य के दावे के मामले को लेकर प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। जो न्यायालयीन प्रकरण में जो आदेश तहसीलदार न्यायालय साहब ने निकाला है वो एक प्रकरण पे उन्होंने निर्णय लिया है। अभी 6 प्रकरण पे इस तरह के उनके आदेश आना बाकी है। जिसकी समाज में इश्तेहार किया गया था उसी प्रकरण का उन्होंने ये निरस्ती का एक आदेश निकाला है। जब हम कल परसों आवेदन देने गए थे, आपत्ति आवेदन देने गए थे, तब हमें पता लगा कि कुल 7 आवेदन हैं। तब आपत्तिकर्ताओं ने, समाज ने लिखा वहाँ कि दुर्ग नगर निगम क्षेत्र में जितने भी आवेदन वक्फ बोर्ड द्वारा दिए गए हैं उसके संदर्भ में हमारी आपत्ति है, ऑब्लिक विरोध हम दर्ज कराते हैं और यह तत्काल आवेदन निरस्त किया जाए। और साथ ही बहुत सारे आपत्तिकर्ताओं ने यह भी कहा कि साथ ही साथ केंद्र सरकार वक्फ बोर्ड कानून को निरस्त किया जाए जो समाज के हित में होगा। इससे समाज में ना कोई आक्रोश फैलेगा, ना कोई असंतुलन की स्थिति आएगी। और यदि यह कानून रहा इस तरीके का, जब इस कानून का अगर हम अध्ययन करते हैं, इसकी धारा 41, धारा 51 का, धारा 54 का, तो स्पष्ट यह समझ में आता है कि यह कानून लूट से अभिप्रेत होकर बनाया गया है। ये तो 1995 में वीपी नरसिम्हा राव की सरकार ने वक्फ बोर्ड को असीमित अधिकार दे दिया। क्या ये जो मैं एक बार कानून की बात पूरी कर दूं, संसद यहाँ तक नहीं रुकी। उसके बाद 2013 का दौर आया, माननीय प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह जी की सरकार आई। उनके ध्यान में यह बात लाई गई, जब इस 2013 के इस कानून को जब अगर हम अध्ययन करते हैं तो यह समझ में आता है कि
उन्हें यह समझ में आया कि इस प्रकार वक्फ बोर्ड के पास असीमित क्षेत्रफल हो जाएगा। उस स्थिति में वक्फ बोर्ड के लिए फिर एक बहुत सुगम रास्ता निकाला गया। फिर उसमें उनको शक्तियाँ दी गई कि आपके पास जो संपत्ति होगी, चाहे वो बाजार हो, भवन हो, उसको आप किराए पे उठा सकते हैं। यहीं तक नहीं रुकी, फिर संसद उन्हें एक और अधिकार देती है कि किसी शैक्षणिक संस्था को, किसी स्वास्थ्य संस्था को यदि वक्फ बोर्ड कोई अपनी ज़मीन देती है तो लीज पे दे सकती है 30 साल के लिए। उसमें सिर्फ उन्होंने एक प्रावधान रखा कि वह लीज पे दी हुई ज़मीन को उन्हें नीलाम करना होगा 30 साल के लिए, और कंडीशन सिर्फ यह रखी कि एक प्रादेशिक समाचार या एक राष्ट्रीय समाचार पत्र में उस लीज वाली घोषणा का प्रकाशन होगा। इसके बाद संसद यहाँ भी नहीं रुकी, फिर उन्होंने एक और जबरदस्त अधिकार दिया। यदि वक्फ बोर्ड कृषि भूमि का हस्तांतरण कर लेगी तो वो कृषि भूमि को 3 साल के लिए लीज पे दे सकेगी। शहरों की भूमि की ये बात नहीं है, ये ग्रामीण क्षेत्रों के हमारे एक छोटे आम किसानों की भूमि तक ये बात पहुंच गई। दुर्ग कलेक्टर पुष्पेंद्र मीणा ने बीती रात जिला चिकित्सालय का औचक निरीक्षण कर चिकित्सा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने अस्पताल में भर्ती मरीजों एवं परिजनों के कुशल सुविधाओं और चिकित्सा व्यवस्था की जानकारी ली। पिछले दिनों संभायुक्त और अब कलेक्टर लगातार 2 बड़े पदाधिकारी आए हैं यहाँ पे निरीक्षण करने जिला अस्पताल का। आज आए कलेक्टर साहब, क्या कुछ निकल के आया सामने, विस्तार से पूरी जानकारी दीजिए। कल शाम को मैं और कलेक्टर महोदय के द्वारा जिला चिकित्सालय के निरीक्षण किया गया था और सभी मरीजों से भी बात की गई, चिकित्सकों से भी बात करी। वहाँ पे स्टाफ जो था पूरा रात्रिकालीन में सभी मौजूद था, चिकित्सक भी थे और रात्रिकालीन स्टाफ भी सभी मौजूद था। वहाँ पे हमने अस्पताल के मरीजों से बात भी की। कलेक्टर साहब ने स्वयं वहाँ जाके पूछा, वहाँ पे जो मिलने वाला जो भोजन है मरीजों को, उसके गुणवत्ता के बारे में पूछे तो वो अच्छा था, उनके द्वारा संतुष्टि प्रदाय की गई। बाथरूम में जरूर गंदगी पाई गई थी, जिसके लिए कलेक्टर महोदय के द्वारा नाराजगी व्यक्त की गई है और हम लोगों ने वहाँ पे जो कार्यरत है, जिसकी एजेंसी है, उसमें एक्शन लेने के लिए सिविल सर्जन के ऊपर कार्रवाई करने को बोला हुआ है। भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन छत्तीसगढ़ प्रदेश ने 10 पदाधिकारियों को सस्पेंड कर दिया है। प्रदेश अध्यक्ष नीरज पांडे के निर्देश पर यह कार्यवाही की गई है। इस कार्यवाही से पूरे यूथ में हड़कंप मचा हुआ है। सस्पेंड किए गए पदाधिकारियों में भिलाई के सक्रिय पदाधिकारी आकाश कनौजिया का भी नाम शामिल है। वक्फ बोर्ड द्वारा दावा की गई जमीन के विषय में आज सांसद विजय बघेल जनमानस से मिलने दुर्ग के इंदिरा मार्केट मोती कॉम्प्लेक्स होते हुए पुराना बस स्टैंड पहुंचे, जहां सांसद विजय बघेल ने इस पूरे घटनाक्रम पर विभिन्न सामाजिक, व्यावसायिक एवं धार्मिक संगठनों से चर्चा कर जानकारियां ली। वक्फ बोर्ड द्वारा दावा की गई जमीन को लेकर अपना आक्रोश व्यक्त करते हुए प्रभावित लोगों से मुलाकात की और अपना पूरे समर्थन देने की बात कही। पिछले 5 दिनों से हलचल चल रहा है। वक्फ बोर्ड वाले यहाँ पर कुछ निजी ज़मीन, कुछ गवर्नमेंट की ज़मीन, कुछ नगर निगम की ज़मीन पे दावा प्रस्तुत किया है। एक तो स्कूल है महात्मा गांधी स्कूल, दूसरा ये कॉम्प्लेक्स है जो देख रहे हैं नगर निगम का, ये तहसील ऑफिस आपके सामने है वो आप देख रहे हैं, इंदिरा मार्केट, ये सब में मोती कॉम्प्लेक्स, ये सब में उन्होंने दावा किया है कि वक्फ बोर्ड की ज़मीन है, इसको हमारे नाम से नामांतरित किया जाए, हस्तांतरित किया जाए। तो ये जो दावा है उसके कारण आक्रोश फैला और जो व्यक्तिगत रूप से जिनका खसरा नंबर आ रहा था, ऐसे 5 लोगों ने जो आवेदन दिया था, आवेदन आपत्ति दावा किए थे, उस पर एक निर्णय हुआ। कल से दबाव बना, लोग जागृत हुए, लोगों के मन में आक्रोश आया और भारतीय जनता पार्टी के लोगों के साथ में है। जब भी जनहित के बात आएंगे, जब भी किसी के साथ कुठाराघात होगा, तब भारतीय जनता पार्टी अपने पूरे ताकत के साथ जनता के साथ रहेगी। इस बात को हमारे साथियों ने प्रमाणित किया। कल भी वो लोग जब आवेदन यहाँ ले रहे थे तो तब भी थे, और कल जब तहसीलदार आवेदन लेने के लिए समय पर नहीं आई तो आक्रोश फैल रहा था। मुझे संज्ञान में लाया गया। हमारे जिला भाजपा के मंत्री ललित चंद्राकर जी ने मुझे फ़ोन किया, मैं कलेक्टर को तुरंत फिर फ़ोन किया और उन्होंने फिर व्यवस्था की और 1 घंटे 1.5-2 घंटे बाद वो तहसीलदार पहुंची
टीएल बैठक में वो करके, और 9 बजे से लोग यहाँ लाइन लगाए बैठे थे और तब दबाव बना और उसके बाद 2 काउंटर लगा के उन्होंने आवेदन सबका लिया। जो प्रमाणित दस्तावेज लाए थे वो प्रमाणित साबित हुआ और जनता के दबाव में, और जो 22 तारीख को पेशी का ये समय दिए थे, लेकिन उससे पहले जो उनका निर्णय है वो खारिज कर दिया, निर्णय दिए कि वक्फ बोर्ड ने जो आवेदन दिया है उसको खारिज कर दिया। एक जीत जनता की हुई है और लोगों के हित में हुई है, उसका हम स्वागत करते हैं, धन्यवाद भी देते हैं। अब गवर्नमेंट की बात आ गई, नगर निगम की बात आएगी। महात्मा गांधी स्कूल है, नगर निगम के बहुत सारे कॉम्प्लेक्स हैं, तहसील ऑफिस है, उसके लिए अभी तक गवर्नमेंट ने क्यों आपत्ति नहीं लगाई है? जबकि गवर्नमेंट का अधिकारी जिलाधीश होता है, जिलाधीश की मुख्य भूमिका है, तो वो उस पर आपत्ति लगाए या किसी अधिकारी को अधीनस्थ करे। और नगर निगम के जो लोग हैं, यहाँ पर बैठे महापौर हैं, ये जो विधायक जी हैं, वो संज्ञान में ले और नगर निगम के अधिकारियों को आदेश दे, संपदा विभाग जो भी देख रहे हैं वो यहाँ पर आपत्ति लगाए। अभी तक वो लोग आपत्ति लगाए नहीं लगाए उसका मैं जानकारी नहीं है, लेकिन पता चला है कि वो लोग अभी तक आपत्ति नहीं लगाए। चूँकि ये पहला इश्तिहार जारी हुआ था जो इन खसराओं का था, इसलिए आए हैं। हो सकता है उनके लिए दूसरा डेट दें, लेकिन इससे पहले संज्ञान में लेना चाहिए। 5 खसरे में आवेदन आया है उनके पास वक्फ बोर्ड का, इसलिए 5 खसरा के लोग जागृत हो, नगर निगम जागृत हो, गवर्नमेंट के स्कूल है वो जागृत हो, कलेक्टर की जिम्मेदारी है, तहसील ऑफिस गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, जिला कलेक्टर की, तो वो लोग भी इसमें आपत्ति दें और सबको खारिज करें। संविधान में कुछ नियम लागू हुआ है जो वक्फ बोर्ड के, देखिए संविधान में तो उनको ऐसा अधिकार दे दिया गया है जैसे ब्रह्मा की लकीर बना दिए, उनको ब्रह्मा का वरदान दे दिए, और ये पूर्ववर्ती सरकार के किए हुए कृत्य हैं। 1995 में एक अमेंडमेंट हुआ, फिर 2013 में हुआ, फिर 2014 में मोदी जी आए। ये जो अमेंडमेंट हुआ है उसमें धारा 54 और धारा 55 उसके तहत ये अधिकार प्राप्त है कि वक्फ बोर्ड की ज़मीन जहाँ भी है वो लोग आवेदन दे दें, उनके नाम से हो जाना चाहिए। ये हिंदू धर्म के लिए नहीं है, ये सिख के लिए नहीं है, ये ईसाई के लिए नहीं है। ऐसा क्यों? वक्फ बोर्ड को इतना बड़ा अधिकार, संवैधानिक व्यवस्था देने के पीछे पूर्व के कांग्रेस सरकार की क्या मंशा थी, ये जवाब चाहते हैं। दूसरी बात, पता नहीं कब ये जो दुर्ग है वो सैकड़ों साल से बसा, हजारों साल से बसा है। यहाँ पर एक गांव था, गांव की भूमिका थी कि तमेर पारा, आपके बनिया पारा, लुचकी तालाब, ये सब यहाँ की भौगोलिक स्थिति है और लोग यहाँ रहते हैं। 200 साल तक अंग्रेजों का राज रहा, उससे पहले मुगलों का राज रहा। मुझे ऐसा लगता है कि वक्फ बोर्ड का ये अधिकार है कि जो भी इनके वक्फ बोर्ड के लिए दान दे वो उसकी ज़मीन हो जाए। लेकिन जो अभी वर्तमान जो राजस्व रिकॉर्ड है उस पर ऐसा कोई अंकित नहीं है कि वक्फ बोर्ड की ज़मीन है। हो सकता है 200 साल पहले, अंग्रेजों से पहले जब मुगलों की साम्राज्य रहा यहाँ, उस समय कोई मुसलमान यहाँ पे अपना अधिकार जमाया, रिकॉर्ड में आया, वो वक्फ बोर्ड को ज़मीन दिए होंगे। लेकिन इतने साल बाद पता नहीं कितने बाद बंदोबस्त हुआ, पता नहीं कितने बाद राजस्व विभाग के रिकॉर्ड देखे गए, खंगाले गए, तब ये कहाँ थे? आज़ादी के 75 साल बाद ये आ गए कि वक्फ बोर्ड की ज़मीन है। ये कहाँ का न्याय है? मतलब गड़े मुर्दे को करोदने का ये प्रयास कर रहे हैं। इसलिए हम पूरी तरह चेतावनी देते हैं कि इस तरह हरकत ना करें। हमारा भिलाई दुर्ग बहुत शांति प्रिय है, हम लोग हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई मिल के यहाँ शांति व्यवस्था बना के रहते हैं और हम जनप्रतिनिधि हैं, हम जनता के साथ हैं। अगर इस तरह के हरकत किए गए, धार्मिक उन्माद फैलेगा, कल जाके यहाँ पे आंदोलन होगा, कल जाके चक्का जाम होगा, कल यहाँ पे जो अशांति फैलेगी उसका जिम्मेदार शासन प्रशासन और ये वक्फ बोर्ड के लोग होंगे। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। खबरें और भी है, बने रहिए ग्रैंड न्यूज़ के साथ। Relationships are forever. Out of all loved ones, your children are most precious.
One of our biggest dreams is to give our children's marriage the top in luxury and facility. In today's busy life, you cannot afford to take time out for everything to be perfect for your marriage. And you cannot compromise on quality of service for your guests. Our customized marriage packages are made just according to your wish. This presentation will acquaint you with the different luxury packed marriage packages available. This package has an elaborate menu with 60 mouth-watering items. Bharat Swagat including welcome drink, snacks and sweets. A breathtakingly decorated welcome gate and the arena decorated with flowers. To give you the best colors in view, we organize special light effects for all areas. We take care of decorating the groom's car to its best attire and exclusive DJ beats for extreme fun and valet parking to make your guests feel like an emperor. Our exclusive add-ons give you unlimited freedom to customize your ceremony to its best. भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महान त्यागी बाबा जुमन देव जी को प्रणाम। परम पूज्य परमात्मा एक सेवक मंडल नागपुर मानव धर्म का भव्य सेवक सम्मेलन। उद्देश्य मानव जीवन में भगवत कृपा से अंधश्रद्धा, दुष्ट बुद्धि, बुरे व्यसन, सामाजिक बुराइयां एवं कुप्रथाओं से मुक्ति, जाति भेद नष्ट करना, भ्रूण हत्या निर्मूलन, आपसी लड़ाई झगड़ा, गाली गलौज, चोरी करना बंद करना, परिवार में सत्य, मर्यादा, प्रेम का पालन करना, मानवता पूर्वक आचरण व्यवहार करना। रविवार दिनांक 27 नवंबर 2022, स्थल आरके क्रिकेट मैदान, सुपेला थाना के पीछे, भिलाई। सौजन्य परम पूज्य परमात्मा एक सेवक मंडल नागपुर अंतर्गत सेवक सेविका ये छत्तीसगढ़ परिक्षेत्र। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। दुर्ग के सेठ RCS आर्ट एंड कॉमर्स कॉलेज के द्वारा ह्यूमन हेल्थ एंड हाइजीन अवेयरनेस प्रोग्राम का आयोजन किया गया। वहीं मुख्य अतिथि के रूप में सृजन टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर की डायरेक्टर डॉक्टर संगीता सिन्हा मौजूद रही, जहां डॉक्टर संगीता सिन्हा ने वुमेन के हेल्थ और हाइजीन के विषय को लेकर लोगों को जागरूक किया। छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा प्रदत्त मुख्यमंत्री शिक्षा गौरव अलंकरण शिक्षा श्री सम्मान समारोह का आयोजन समीपस्थ ग्राम कोडिया में किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि दुर्ग विधायक अरुण वोरा, जिला सहकारी केंद्र बैंक के अध्यक्ष राजेंद्र साहू व महापौर धीरज बाकलीवाल विशेष रूप से मौजूद रहे। आपको जानकारी के लिए बताते चले कि शासन द्वारा प्रदत्त मुख्यमंत्री शिक्षा गौरव अलंकार शिक्षा श्री सम्मान संभाग स्तर पर दिया जाता है। इस बार दुर्ग संभाग से 3 व्याख्याताओं, जिसमें कवर्धा से संतोष कुमार साहू, बालोद से धर्मेंद्र श्रवण एवं दुर्ग से डॉक्टर सरोज साहू को सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार संभाग स्तर का शिक्षा के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है, जिसमें 10,000 की राशि पुरस्कार स्वरूप प्रदान की जाती है। शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कोडिया दुर्ग की सांस्कृतिक व्याख्या डॉक्टर सरोज साहू अपने विषय के प्रति
सदैव समर्पित रहती है। संस्कृत जैसे विषय को नए प्रयोग के द्वारा पढ़कर उन बच्चों में विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करती है, जिसे पढ़ने से उनकी हिंदी भी अच्छी हो जाए। विद्यार्थियों को अपने से जोड़े रखने के लिए अन्य पाठ्योत्तर गतिविधियों में अपनी सक्रिय सहभागिता निभाती है। पढ़ाई के साथ साथ विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम में समर्पित रूप से विद्यार्थियों की प्रतिभाओं को निखारने एवं सर्वांगीण विकास का कार्य वर्षों से कर रही है। कोरोना काल में विद्यार्थियों से ऑनलाइन कक्षा एवं विभिन्न ऑनलाइन गतिविधियों के माध्यम से लगातार संपर्क में रही और उनकी रुचि पढ़ाई के प्रति बनाए रखा। कोरोना काल में ही आपके मार्गदर्शन में एक विद्यार्थी ने राष्ट्रीय कला उत्सव में राज्य का प्रतिनिधित्व किया। ग्रामीणों एवं छात्रों के साथ मिलकर सामाजिक कार्यक्रमों में अपने को लगातार सक्रिय रखते हुए विद्यार्थियों से मातृत्व व्यवहार बनाए रखते हुए उनसे सदैव ही सहजता से जुड़ी रहती हैं। उनकी शैक्षणिक जरूरतों को समय समय पर कॉपी, किताब एवं अन्य चीजों का सहयोग विद्यार्थियों की शैक्षणिक उपलब्धि के लिए प्रदान करती रहती है। स्वयं को समय के अनुसार अप टू डेट रखने के लिए अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय सेमिनार एवं शोध कार्य में सम्मिलित होती है। साथ ही शिक्षा विभाग की दायित्व को कर्मठता से पूरा करती है। ग्रैंड न्यूज के लिए दुर्ग से वैभव चंद्राकर की रिपोर्ट। विद्युत वितरण विभाग के द्वारा नवंबर महीने के बिल के साथ ही सुरक्षा निधि की राशि को जोड़कर आने से नगर के अधिकांश उपभोक्ता परेशान हैं। कई उपभोक्ताओं ने बताया कि किसी के घरों में महीनों तक मीटर रीडिंग नहीं हो रही है। सुधार के लिए उपभोक्ता बिजली विभाग के चक्कर लगाने को मजबूर है। उपभोक्ताओं के ऑफिस पहुंचने पर निराकरण नहीं होने से लोग काफी परेशान हैं। उपभोक्ताओं ने बताया कि कई महीनों तक मीटर रीडिंग नहीं हो रहा है। सुधार के लिए उपभोक्ता बिजली विभाग के चक्कर लगाने को मजबूर है। उपभोक्ताओं के ऑफिस पहुंचने पर निराकरण नहीं होने से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ठंड के मौसम में बिजली का बिल उपभोक्ताओं का पसीना निकाल रहा है। उपभोक्ताओं के पिछले साल की खपत से अधिक खपत पर सुरक्षा निधि के नाम पर तिगुनी रकम ली जा रही है। इसके कारण उपभोक्ताओं का बिल इस बार काफी अधिक आया है। स्थिति यह है कि 500 से 600 रुपए तक का भुगतान करने वाले उपभोक्ताओं को इस माह 1500 से 2000 रुपए तक बिल भेजा गया है। कई उपभोक्ताओं की यह भी शिकायत है कि अगर उनके घर में लगा बिजली मीटर ठीक है तो क्या नियमित तौर पर हर महीने रीडिंग नहीं होती है। उपभोक्ताओं के अनुसार एवरेज आधार पर विभाग कैसे बिल का निर्धारण करता है। इस माह अक्टूबर से अपेक्षा नवंबर में बिजली बिल बहुत ज़्यादा आ रहा है। अभी पिछले बार 1300 के आसपास आता था, अभी 1400-1500 रुपये आ रहा है बिल। और ऐसे ही हम लोग बहुत परेशान हैं और बिजली ऑफिस में जाते हैं तो उन लोग संशोधन करने के लिए बोलते हैं तो उन लोग बोलते हैं कि हर बार सुरक्षा निधि हर साल लगता है करके, और इस वजह से उन लोग कम भी नहीं करते। यहाँ अभी बिजली बिल में बढ़ोतरी देखने को मिली है तो सुरक्षा निधि के नाम से बहुत लूटा जा रहा है। यहाँ बिजली विभाग में बिजली ऑफिस में जाने पे कहने पे ये पता चलता है कि ये सब रायपुर से डायरेक्ट बढ़ाया गया है, इसमें कोई कटौती नहीं की जा सकती। हमारे यहाँ भी इस महीने बिजली के बिल में 1558 समथिंग सुरक्षा निधि के नाम पे एक्स्ट्रा बिजली बिल दिया गया है, जो कि इस समय इतना भारी भरकम बिजली बिल पटाना मुश्किल जा रहा है। थोड़ा सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए और सुरक्षा निधि का जो अमाउंट है उसको थोड़ा कम करना चाहिए। सामान्य वर्ग के लोगों को देखते हुए इस अमाउंट को थोड़ा कम किया जाना चाहिए। दुर्ग जिले के धमदा विकास खंड के ग्राम कोडिया में बुधवार को दर्दनाक हादसा हो गया। दुर्ग की ओर से आ रही बस ने 3 युवकों को अपने चपेट में ले लिया। इस दर्दनाक एक्सीडेंट में तीनों युवकों की मौत हो गई। आसपास के लोगों ने आक्रोश में आकर बस में जमकर तोड़फोड़ कर दिया। भानु प्रताप उपचुनाव में बीजेपी के ब्रह्मानंद नेताम ने अपने बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ कलेक्टर पहुंचे और नामांकन दाखिल कराया। नामांकन में राजधानी से बीजेपी के तमाम नेतागण मौजूद रहे। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने भारी मतों से विजय होने का दावा किया है। भानु प्रतापपुर उपचुनाव के लिए भाजपा की ओर से मैदान में उतरे प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम ने आज नामांकन दाखिल किया। इस दौरान उनके साथ भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल, पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल, सांसद मोहन मंडावी, पूर्व अध्यक्ष विक्रम उसेंडी, वरिष्ठ आदिवासी नेता नंद कुमार साय, राम सेवक पैकरा और जिला अध्यक्ष सतीश लाठिया सहित सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। भानु प्रतापपुर चुनाव के लिए कांग्रेस ने सावित्री मंडावी को अपना उम्मीदवार बनाया है।
भाजपा प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम और सावित्री देवी के बीच उपचुनाव में सीधी टक्कर है। नामांकन के दौरान डॉक्टर अमन ने जीत का दावा किया है। सब नामांकन से ही आ रहे हैं। ये बात तय हो चुका है कि 4 साल की सरकार भूपेश की भ्रष्टाचार, आतंक और भय की सरकार रही। शराब माफिया, रेत माफिया की सरकार रही। ईडी और सीडी की सरकार रही। इस सरकार को बदलने के लिए जनता ने मन बना चुका है। व्यापक जो भ्रष्टाचार छत्तीसगढ़ में हुआ उसको समाप्त करने के लिए चुनाव निश्चित रूप से प्रचंड बहुमत से ब्रह्मानंद नेताम जीतेगा। ग्रैंड न्यूज़ की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।